नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग हेतु भारद्वाज की जो कहानी है पटाक्षेप नहीं होगा, उसके ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी हैं वस्तुनिष्ठ, उनकी चर्चा करेंगे और पूरी कहानी को रिवीजन करेंगे। तो देखिए, हेतु भारद्वाज का जन्म अपन को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। कब हुआ था? 15 जनवरी 1937 को। हेतु भारद्वाज का जन्म कहाँ हुआ था? बुलंदशहर के रामनेर गांव में हुआ था। ये बुलंदशहर वर्तमान में नोएडा जो है ना, उसको ही बोला जाता है। हेतु भारद्वाज की प्रमुख रचनाएं, छुपाने को छुपा जाता है, ठीक है, 3 कमरों का मकान, प्रमुख शाप आ रहे हैं, बनती बिगड़ती, लेकरन और तीर्थ यात्रा, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ध्यान रखना है इस बात का, ये अपने कोर्स में जोड़ी गई, इसलिए इनके बारे में अपन को अच्छी तरीके से जानकारी होनी बहुत जरूरी है। हेतु भारद्वाज को राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनको राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 2 बार मिला था। एक तो 1980 में मिला था, दूसरा 1993 में मिला था। ध्यान रखना इस बात का, 1980 और 93। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी किस गांव की है? सबको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा इन चीज़ों का। तो पटाक्षेप नहीं होगा, ये कहानी एक रामनेर गांव हुआ करता है, उस गांव की एक कहानी चलती है चुनावों को लेकर के, वोटों को लेकर के। तो ये कहाँ की है? रामनेर गांव की। गांव का मुखिया कौन बना हुआ था? गांव का मुखिया कौन था? एक ठाकुर था, वृद्ध ठाकुर नाम था उसका, केसरी सिंह। ध्यान रखना, कहानी के अंत में जो कहानी का अंश आता है ना, निष्कर्ष जिसको बोलते हैं, उसमें यहाँ उनका नाम मिलेगा, केसरी सिंह। ये गांव का प्रमुख बना हुआ था, सदाशय मुखिया बना हुआ था। और वो किसके कहने पर बना हुआ था? गांव के कुछ संपन्न ब्राह्मण पंडित लोग हैं ना, वो कह देते, तो उनके कहने पर पूरे गांव वालों ने इस ठाकुर साहब केसरी सिंह को गांव का मुखिया बना रखा था। रामनेर गांव में किस तरह के समाज की स्थापना कराना चाहते थे कि समतावादी समाज बनेगा अपने गांव में, आया ना। समतावादी समाज के नाम पर लोकतंत्र का नाटक पहले चुनाव से चला आ रहा था, यानी चुनाव होने से पहले भी वो स्थिति चल रही थी। अब क्या हुआ कि आज़ादी के बाद में गांव में क्या क्या बदलाव हुए? आज़ादी के बाद में गांव में बदलाव हुए। उनका बेटा राम सिंह था, उसने एक स्कूल और डाक खाना खुलवाया था। पढ़ा था ना अपन ने, कहानी पढ़ी थी कि आज़ादी के बाद में गांव में एक स्कूल और डाक खाना खुलवाने के अलावा कुछ गांव के जो दलित लोग थे उनसे 10 गुना लगान लेकर के जमीन का मालिकाना हक भी दे दिया था उनको। रामनेर गांव में दलित किसके रहमो करम पर पलते थे? ठाकुर और ब्राह्मणों के रहमो करम पर वो पलते थे, दलित जाति के थे वो। पहली बार ग्राम पंचायत के चुनाव आए तो किसे प्रधान बनाया गया था? पहली बार जब ग्राम पंचायत के चुनाव आए तो मुखिया साहब थे ना वो ठाकुर साहब केसरी सिंह, उन्होंने तो कर दिया मना। परंतु कुछ पंडितों के कहने पर ठाकुर का बेटा था एक केसरी सिंह, केसरी सिंह का बेटा था राम सिंह, उसको गांव का मुखिया बना दिया गया था। ऐसा ही होता है गांव में। अगर आपने कहानी नहीं पढ़ी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप एक बार कहानी सुनिएगा, आपको सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे आनंद के साथ उस कहानी को पढ़ा अपन लोगों ने। मुखिया ने गांव वालों को बताया कि निर्विरोध चुनाव होने के कारण हमारे गांव का नाम किस नेता के पास में चला गया कि पंडित नेहरू के पास में अपना नाम है, अपने गांव का नाम है वो गया है। मतलब गांव की जनता क्या है कि भोली भाली होती है, उसको कुछ भी कह देते हैं। तो वही कि देखो कितनी सम्मान की बात है अपने गांव के लिए। अपने गांव में जब निर्विरोध चुनाव हुए, आपने राम सिंह को गांव का मुखिया बना दिया निर्विरोध, तो अपने गांव का नाम वो पंडित नेहरू तक गया है। बहुत सम्मान की बात है, बहुत इज्जत की बात है। ऐसे मतलब बहलावे में रखते हैं। रामनेर गांव में आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो कौन सी जातियां बराबर होती थी? ब्राह्मण और ठाकुर बराबर थे, परंतु दलित थे वो उनसे संख्या में ज्यादा थे, चमारों की संख्या ज्यादा थी। रामनेर गांव में कौन सी जाति की संख्या अधिक थी? चमारों की संख्या क्या है? अधिक थी। इस बात का खास तौर से ध्यान रखना, अच्छे प्रश्न बनते हैं ये परीक्षा की दृष्टि से। गांव में राम सिंह ने किसकी कच्ची पक्की इमारत बनवा दी थी? स्कूल की एक कच्ची पक्की इमारत बनवा दी, और पास में एक डाक खाना था, उसमें उसका काम भी एक गुर्गा था, उसको नियुक्त कर दिया था, वो उसका काम संभाला करता था। और वो बच्चों को पढ़ाता कम था जबकि पीटता ज्यादा था। तो बच्चे क्या हो गए? पढ़ाई में फिसडी हो गए बेचारे, क्योंकि पीटता है कोई टीचर तो उसके पास कौन जाएगा। गांव में बदलाव की बयार किन 2 भाइयों के कारण आई? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गांव में बदलाव की जो बयार है वो 2 ब्राह्मण भाई थे, महेंद्र और बलवीर। महेंद्र और बलबीर का जो पिताजी था
वो क्या है कि स्वाभिमान प्रवृत्ति का आदमी था, और वो जो पहले मुखिया था ना केसरी सिंह, उसका कोई भी कहना नहीं मानता था, इसलिए मुखिया उससे बहुत नाराज रहता था। और जबरदस्ती क्या हुआ कि इनकी जमीन पे कब्जा कर लेता है, महेंद्र और बलबीर के पिताजी की जो जमीन थी, और अंत में क्या करता है कि उनको मरवा करके उसकी लाश है वो नहर के किनारे फेंकवा देता है। तो ये बेचारे दोनों छोटे बच्चे होते हैं, इनको इनका मामा है वो दिल्ली ले जाता है, दिल्ली ले जाकर पढ़ाता है, और दिल्ली में एक कोई सरकारी ऑफिस होता है उसमें चपरासी का जॉब दिलवा देता है। महेंद्र और बलबीर का पिता किससे दबता नहीं था, गांव के मुखिया से वो किसी भी हालत में दबता नहीं था उस केसरी सिंह के। और अगर मुखिया से गांव का कोई एक नॉर्मल आदमी ना दबे ना, तो मुखिया के ना मतलब वो कांटे की तरह चुभता है, क्योंकि ये दो और लोगों को भी कहेगा, और अपनी तो जो इज्जत थी, जो दबदबा था, जो रुतबा था, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए बड़ी चिढ़ होती थी उसको, परेशानी होती थी केसरी सिंह को। महेंद्र और बलबीर के पिता की लाश कहाँ पर मिली? नहर के किनारे। वही मतलब मुखिया था वो मरवा देता है, क्योंकि मोटे मोटे आदमी मोटे मोटे काम करवा देते हैं भैया। महेंद्र बलबीर को दिल्ली कौन ले गया था? उनका मामा ले गया था कि भाई अनाथ बच्चे हैं, यहाँ पर कहाँ पर रहेंगे, मेरे पास रह जाएंगे। महेंद्र और बलबीर के मन में किसके प्रति गहरा आक्रोश था? मुखिया के प्रति गहरा आक्रोश था। और उस समय मुखिया कौन था? राम सिंह था। उसके प्रति बहुत भयंकर उनको मतलब चुभता था वो राम सिंह। महेंद्र बलबीर दिल्ली में क्या काम करते थे? सरकारी ऑफिस में चपरासी लगा दिया था उसके मामा ने। मुखिया को गांव के आतंक से कैसे मुक्ति मिल सकती है? चमारों को संगठित करके। इन लोगों ने, महेंद्र और बलबीर ने एक प्लान बनाया दिल्ली में बैठे बैठे कि गांव का जो मुखिया है उसके आतंक से गांव वालों को मुक्ति कैसे मिल सकती है। तो मतलब चमार जाति के वोट ज्यादा हैं, इनको अगर संगठित कर दिया जाए और इनमें से एक उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए तो मतलब मुखिया वो वोटों में हार सकता है चुनाव में। महेंद्र और बलबीर ने मुखिया के विरोध में किसे चुनाव में उम्मीदवार घोषित कर दिया था? एक फगना नामक आदमी होता है, आता है ना नाम, ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है किसको खड़ा किया था, तो फगना को। गांव में दूसरी बार पंचायत में जब चुनाव हुए तो राम सिंह कितने मतों से जीता? ध्यान रखना, ये राम सिंह 3 बार चुनाव जीतता है। पहली बार तो नेहरू जिता दिया जब तो नेहरू जी के पास में गांव का नाम गया था, बहला दिया गांव वालों को। दूसरी बात में जब महेंद्र और बलबीर आके फगना को खड़े करते हैं तो ये भारी मतों से जीत जाता है। और तीसरी बार में क्या होता है, ये 100 मतों से जीत जाता है। यानी पोलिंग पार्टी का जो अधिकारी है वो ठाकुर जाति का ही होता है, उसको खिला पिला करके वो राम सिंह जीत जाता है। आ रही है ना थोड़ी थोड़ी कहानी याद? आगे देखो, विधान के अनुसार पंचायत के चुनाव कितने सालों में होने चाहिए? 3 सालों में। यानी संविधान के अनुसार तो 3 सालों में होनी चाहिए, परंतु वो सूखा और बाढ़ का बहाना करते हुए राम सिंह है वो चुनाव को टालता रहा था। कितने साल तक टालता रहा था? 7 साल तक टालता रहा। राम सिंह है वो किस बहाने से चुनाव को टालता था कि अब की बार सूखा पड़ गया, अब की बार बाढ़ आ गई, ऐसे गांव वालों को आगे से आगे चुनाव को खिसकाता रहता और उनको बहकावे में बहला के रखता। और फिर कितने सालों के बाद में चुनाव होते हैं? 7 सालों के बाद में चुनाव होते हैं। अब क्या था, क्या था कि चुनाव के कारण किसका वैमनस्य बढ़ गया था? जातिवाद का वैमनस्य बढ़ गया था। चुनाव हुए तो इधर दलित लोग थे वो इकट्ठे हो गए और उधर सवर्ण थे वो इकट्ठे हो गए थे। फगना के कहने पर महेंद्र और बलबीर चुनाव से पहले कितने दिन पहले आने के लिए राजी हो गए थे? 1 सप्ताह पहले हम चुनाव में आ जाएंगे, वो दोनों खुश हो गए थे। महेंद्र बलबीर के नाम राम सिंह ने कहाँ से हटवा दिए थे? महेंद्र और बलबीर के नाम थे वो राम सिंह, देखो कितना शातिर आदमी था, वोटर लिस्ट से हटवा दिए थे। जबकि अपने जो श्रवण थे ना उनके सभी के नाम थे ज्यों के त्यों, चाहे वो बाहर रहे चाहे कहीं पे रहे। उन लोगों के नाम थे जो बाहर थे, मतलब ब्राह्मण और ठाकरों के नाम उनके तो थे, परंतु दलितों के नाम हटवा दिए थे। और उन श्रवणों के भी हटवा दिए थे जो मतलब राम सिंह के विरोध में थे। यही राजनीति होती है। चुनाव में जो पोलिंग पार्टी आई थी उसका चुनाव अधिकारी संयोग से किस जाति का निकल गया था? ठाकुर ही निकल गया। अब इसको खिला पिला करके रिश्वत दे करके जैसे तैसे चुनाव निकाल लिया था, मतलब जीत गया था राम सिंह। पोलिंग पार्टी के अधिकारी ने दोनों एजेंटों को कहाँ ले गया था कि भाई चाय वाय पी के आएंगे, अभी तो कोई मतलब वोट वाले नहीं आए, इसलिए वो पोलिंग पार्टी का मुख्य अधिकारी था वो उनको बाहर चाय पिलाने के बहाने ले गया। फिर वो करीबन के चाय पी करके कितने समय बाद लौटा था? 1 घंटे के बाद में वो लौटा था। तब तक क्या हुआ था कि राम सिंह के गुर्गे हैं वो वोटें डाल चुके थे। राम सिंह भगना से तीसरी बार कितने मतों से जीता? 100 मतों से जीता। 3 तरीके के प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना इस बात का। पहली बार निर्विरोध, दूसरी बार भारी मतों से और तीसरी बार 100 मतों से।
फगना ने कहा, कहाँ के दलित नेताओं तक पहुंच बना ली थी, दिल्ली के केंद्र के दलित नेताओं तक अपनी पहुंच बना ली थी। उधर से मतलब दलित नेता आते थे, वो भाषण देते थे, इधर से श्रवण जो थे उनके नेता आते थे, और गुंडों का अड्डा बन गया था गाँव, हो गया था ना। ऐसा अपन ने पढ़ा था, वो सारी बातें उस समय कहानी में आई थी। आप एक बार वीडियो जरूर सुनिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मतलब गाँव है वो एक दंगे का अड्डा बन गया था। दोनों तरफ के गुंडों की तादाद बढ़ जाती थी, दिन ब दिन क्या होता, संघर्ष बढ़ता ही गया था। राम सिंह पंचायत के पैसों से अपना खुद का बहुत विकास कर रहा था। अगले चुनाव में राम सिंह ने अपनी तरह से किसी दलित को चुनाव में उतारने की लिए नाम का उसकी घोषणा कर दी थी। एक लच्छी राम नाम का व्यक्ति था। अब राम सिंह को पता चल गया कि अब की बार तो पक्का हारेंगे, परंतु यहाँ पर देखना वो कितने खतरनाक कूटनीति लगाता है। उधर लच्छी राम होता है, लच्छी राम के साथ में अपना बेटा होता है एक, उस बेटे को नाहर सिंह को चुनाव लड़वा देता है और चुनाव जितवा भी देता है। यही होता है राजनीति में। पर्चा दाखिल करने के दिन राम सिंह ने किसका पर्चा साथ में भरवा दिया था, अपने ही बेटे राम सिंह का। उधर तो देखो लच्छी राम हो गया दलित, और एक इतवारी और आ जाएगा, और एक आ जाएगा नाहर सिंह। ये दोनों तो एससी के हो जाएंगे, और ये श्रवण हो जाएगा, ये जीत जाएगा, ये दोनों लड़ करके रह जाएंगे। ये स्थिति होती है। कहते हैं ना समीकरण से चुनाव जीताता था, वो समीकरण यहाँ पर फिट करते हैं वो नेता लोग, आज भी होता है। आखिर किस किस उम्मीदवार के मध्य चुनाव हुआ था, नाहर सिंह, लच्छीराम और इतवारी। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना इस बात का। अंतिम चुनाव जब हुआ था तो नाहर सिंह, लच्छीराम और इतवारी के मध्य हुआ था। यहाँ पर फगना नाम आ गए तो कभी ध्यान रखना, प्रश्न की भाषा समझने की कोशिश करना कि अगला पूछना क्या चाह रहा है। फगना सिर्फ राम सिंह के सामने लड़ता है, नाहर सिंह के सामने कभी नहीं लड़ता है। जातिगत उम्मीदवार कौन कौन थे, दो दलित थे और एक श्रवण था। इसमें लच्छीराम और इतवारी दलित में हो गए और नाहर सिंह श्रवण हो गया और वो निकल गया। ये सवर्ण होने से कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए आगे बहुत शानदार प्रश्न है कि दादा और पिता की परंपरा को आगे किसने बढ़ाया था, नाहर सिंह ने, क्योंकि दादा था वो था पहले तो मुख्य आज़ादी से पहले, और फिर 3 बार पिताजी रह लिए थे, और अब नाहर सिंह उसी परंपरा को। अब कहते हैं ना कि भाई ये इसका बाप विधायक है, इसका दादा, और फिर अब ये भी बन गया। ये यही स्थिति होती है यहाँ पर जो हुई थी ना, वही पूरे भारत देश की स्थिति यही है। किसी गरीब को कोई पार्टी टिकट नहीं देती है। आज़ादी से पहले गांव का मुखिया कौन था, दादा केसरी सिंह। ठीक है। पटाक्षेप नहीं होगा, कहानी में पात्र कौन है, कोई इस कहानी में पात्र नहीं है, ध्यान रखना। रामानेरी पात्र है इसमें गांव में। राम सिंह कितनी बार प्रधान रहा था, 3 बार गांव का मुखिया रहा था। यह सिलसिला खत्म नहीं होगा। कौन सा सिलसिला, मतलब प्रधान बनने का और चुनाव में धांधली करने का ये सिलसिला, लेखक कहता कभी भी खत्म नहीं होगा, और इस नाटक का पटाक्षेप नहीं होगा तभी तभी तक समाज है वो नहीं बदलेगा। पटाक्षेप का मतलब मैंने बताया ना, पर्दा नहीं उठेगा, यानी लोगों की आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ ना वो जब तक नहीं हटेगा तब तक इस समाज का, इस देश का कोई भला नहीं हो सकता। यानी ये रामानेर गांव की कहानी का एक अनवरत चलने वाला नाटक था, मतलब नाटक नहीं, एक कहानी है, परंतु नाटक की तरह खेली जा रही है वो कहानी। समझ रहे हो ना बात को। पहले केसरी सिंह खेलता है, फिर राम सिंह लगातार 3 बार बाजी जीतता है, फिर नाहर सिंह को भी जिता देता है। तो ये नाटक खेला जाता है अपने लोकतंत्र के नाम पर। तो आशा करता हूँ पूरी कहानी दोबारा रिवाइज हो गई है आप लोगों की। अगर किसी विद्यार्थी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। दूसरी बात, शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक वगैरह पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और विद्यार्थी हैं उनके लिए ये समस्या ना आए, वो भी इससे साथ साथ मतलब नोट्स बनाते रहें। तो एग्ज़ाम के समय ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। आप साथ साथ लिखते रहना। PDF वगैरह आपको पता ही है टेलीग्राम पे उपलब्ध होती हैं आपको टाइम टाइम पर। किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।